नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट, आदित्य सत्संगी सर, साइकोलॉजी चैनल से एंड उमेश अग्रवाल जी, हू इज़ फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। कल रात को बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अनएक्सपेक्टेडली यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक रशिया के ऊपर लॉन्च किया है। रशिया इज़ गोइंग टू रिटेलिएट। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं और ये सब कनेक्टेड है भारत से, स्टारलिंक से, नेटो से, बहुत सारे एंगल्स एंड विल एक्सप्लोर। फर्स्ट लेट्स नो कि हुआ क्या है रात में, जिसकी वजह से हमने आज सुबह-सुबह रशिया यूक्रेन उठाया। आतिफ भाई, व्हाट हैपेंड एग्ज़ैक्टली एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर एस्टीम पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। तो एक्चुअली ये सरप्राइज अटैक नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान्ड अटैक है। ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रहा था और इसका हिंट थोड़ी देर कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया था। लेकिन द स्केल ऑफ द अटैक इज रियली रिमार्केबल। मतलब अगर जो 4 बेसेस जो अटैक किए इन लोगों ने, वो किए ओलेन्या, इवानोवो, द्यागिलेवा और बेलाया। जो बेलाया बेस है वो ऑलमोस्ट मंगोलिया के नॉर्थ में है। द्यागिलेवो बेस जो है मॉस्को के साउथ ईस्ट में है और इवानोवो बेस जो है मॉस्को के नॉर्थ ईस्ट में है और ओलेन्या एयर बेस जो है वो स्वीडन के पास में है, फिनलैंड के पास में है। और गायत्री जी, यू सी, ये जो जितने भी बेसेस हैं ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बेस हैं, TU-95, TU-22 और साथ में यहाँ पे मिसाइल बेसेस भी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब बेसिक यूक्रेन की मार तो वैसे ही पड़ रही है, 3 साल से पड़ रही है, पिट रहा है, वो डेली पिट रहा है, 25% और कंट्री भी लूज कर चुका है। इन बेसिस से किसको ज्यादा नुकसान हो सकता था, ये देखने की जरूरत है। तब वहां पे आपको पता लग जाएगा कि कौन इसके पीछे है। इसके पीछे आप देखेंगे कि यूक्रेन के नाम पर नाटो ने अटैक किया है ये चारों बेसिस पे। ये सारे बॉम्बर्स पे जो है दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट नेटो और द वेस्ट। और दूसरा जो है इसका सीधा सीधा इसका जो कनेक्शन जाता है वो जाता है सैटेलाइट सिस्टम से, क्योंकि ड्रोन्स अभी इन्होंने बड़ा चालाकी से ड्रोन्स यूज किए हैं। ट्रक्स के थ्रू ड्रोन्स लेकर आए और वेरी इनोवेटिवली ट्रक्स को ऊपर से मॉडिफाई किया। ट्रक से ड्रोन गए, टोटल 172 ड्रोन्स वर यूज्ड इन द टोटल अटैक, 172 टोटल चारों बेसिस पे। और कैटेगोरिकली वीडियो फीड पे टारगेटेड अटैक्स किए ऑन द प्लेन्स। और ये सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बेसिस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के हैं। सो हु इज स्केयर्ड और व्हाट वाज एट स्टेक? तो आप तो उमेश जी भी यहाँ पे, मैं उनको दे दूंगा थोड़ी देर में, सो दैट दे कैन एक्सप्लेन मोर। आर्कटिक प्री आर्कटिक जो नेविगेशन रूट है एक उधर से, बिकॉज सी आपको देखना पड़ेगा कि वेयर वेयर कुड दीज बेसिस इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ ए वॉर। मॉस्को की एयर डिफेंसेस को वीक करने की कोशिश, आर्कटिक कवरेज को वीक करने की कोशिश, और साथ में मंगोलिया की तरफ वीक करने की कोशिश जो रीच इसने दिखाई है, क्योंकि वहां से ही पिछला अटैक हुआ था ओरेशनिक का। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव by the Ukrainians along with complicity of all the other NATO powers. एंड सुनने में ये आ रहा है कि इसकी प्रिपरेशन काफ़ी बड़ी लेवल पे हुई थी, चुपचाप हुई थी। उसमें एक ट्वीट बहुत ज़िक्र में आ रहा है कि पहले ज़ेलेंस्की टैग्ड एंड रोट दैट ही टूक परमिशन फ्रॉम द ओवल हाउस, व्हाइट हाउस, एंड देन अचानक से उन्होंने फिर वो उस ट्वीट को फिर से एडिट किया। ऐसा करके ये क्या कहानी आ रही है? ये 18 महीने वाली कहानी क्या है? देखिए क्या है कि इतने बड़े ऑपरेशन को प्लान करने के लिए एक दिन में आप नहीं कर सकते, लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स आर इन्वॉल्व और रशियन डिफेंस इज नॉट दैट वीक। तो आपको चोरी छुपे कमांड सेंटर्स लेके जाने हैं, वहाँ पे कनेक्ट करना है। और इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि लोकल्स का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये सारे रीजन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिसग्रंटल्ड रशियन मेंबर्स भी हैं लोकल। तो उनका सपोर्ट बिठा के ट्रक्स में लेके जाके, ट्रक्स लोकली मॉडिफाई करके, लोकली प्रोक्योर करके एफपीवी ये स्मगल नहीं किए गए हैं, असेंबल किए गए हैं विद इन द टेरिटरीज। इसलिए इसको रशियंस पकड़ नहीं पाए। सो उसको जाके पास में एंड देन कनेक्टिंग विद देम सम थ्रू सम सैटेलाइट्स, बिकॉज कोई भी स्वॉर्म ड्रोन है विदाउट सैटेलाइट कनेक्शन
सी क्या होगा कि अगर पेरीमीटर में चलाया है तो रशिया ने तो मोस्ट सारे सैटेलाइट्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं। अगर पेरीमीटर से चलाया है तो देन इट शुड बी डन विद द लोकल बेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह की होती है दैट यू सेट अप अ लोकल कमांड सेंटर एंड यू रन इट कंट्रोल थ्रू दैट। लेकिन इसका वीडियो फुटेज तो वेस्ट में आया है, नॉट थ्रू लीकेज। सो इसका मतलब दे हैड ए सैटेलाइट कनेक्शन। और देखिए क्या टोटल लूप होल्स नहीं हो सकते अनलेस रशिया फर्स्ट डिस्ट्रॉयज ऑल द सैटेलाइट्स पासिंग ओवर रशिया। अगर मिलिटरी उसको डिस्ट्रॉय करता है देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो ये इट्स ए ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ स्पेस एसेट्स बाय द नाटो कंट्रीज। मेरे को ऐसा भी लगता है कि रशिया विल हैव टू डू लॉट ऑफ होमवर्क ऑन प्रोटेक्टिंग द पेरीमीटर ऑफ दीज बेसिस, क्योंकि ये बेसिस इतने इंटीरियर्स में है, रशिया ने भी कभी सोचा नहीं होगा। इट्स लाइक द पहलगाम अटैक, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट दिस हैपेंड नाउ। सो नाउ एवरीथिंग इज एट स्टेक। और अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, जो मैंने बेस के बारे में आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट बेस हैज न्यूक्लियर सबमरीन्स आल्सो, so that has also been attacked, which is a that's why some people called, I don't know who called, as a Russia's Pearl Harbor। और रशिया's Yes. Pearl Harbor यस, किसने बोला वो? मुझे यस, नहीं मालूम, बट आई हर्ड अबाउट इट। जैसे पर्ल हार्बर में बताया जा रहा था कि 2,500 अमेरिकन मारे गए, और इसमें भी बताया जा रहा है कि कैसे 34% ऑफ द लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैव बीन destroyed, 40 aircraft। दिस इज अ टेरिबल लॉस, और बताया जा रहा है कि $2 बिलियन का ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है रशिया को। एंड आपने जिस हिसाब से बताया है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया आदित्य जी। और अभी एक तरह से लोग डरे हुए हैं कि इसमें पुतिन का रिस्पॉन्स क्या होगा। यहाँ तक विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ लो न्यूक यील्ड वो क्या कर भी सकते हैं, डेटोनेट कहीं भी कर सकते हैं। एंड देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑर्शनिक, जो मार्क 11 मिसाइल है रशिया की। दे माइट गिव अ वार्निंग शॉट ओवर लंदन, पेरिस, बर्लिन और ब्रसेल्स। दिस माइट बी पॉसिबिलिटी। बहुत सारे चीज लगाए जा रहे हैं, कयास लगा रहे जा रहे हैं, और रशिया विल डेफिनेटली हैव टू रिटेलिएट। एक एक्चुअली एक चीज देखिए, नाउ डेज जितने भी जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनकी रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अप द एंटी। ये सब काम जो है विदाउट द सपोर्ट ऑफ सीआईए पॉसिबल नहीं है। और आपने जिस हिसाब से बोला, जो मिलिट्री अपलिंकिंग ऑफ लाइव फीड एंड टेलीकास्टिंग जो हुआ है, इट इज अ प्रिसीजन। ये सब काम बहुत ही एक तरह से यूक्रेन के बस की बात भी नहीं है। तो रशिया का जो स्टेटमेंट है, इनिशियल स्टेटमेंट व्हाट द क्रेमलिन विल गिव, उससे एक दशा और दिशा मिलेगी कि हाउ दिस वॉर विल गो ऑन। एक और एक चीज आप ये देखिए कि कि 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि लंदन ने, एक ब्रिटेन ने, यूके ने अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्ट मांगा है फॉर न्यूक कैरिंग द न्यूक्स ऑल्सो। तो एक तरह से आप ये देखिए कि दे वर अवेयर ऑफ समथिंग लाइक दिस माइट हैपन। एंड ये मानना है कि आगे जाके हमें अपने भी जो एयर बेसेस है उसकी भी सिक्योरिटी सोचनी पड़ेगी। एक पेरीमीटर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा 5 किलोमीटर्स का। एक वी हैव टू सर्टेनली थिंक, क्योंकि दिस अटैक विल चेंज द नेचर ऑफ वॉरफेयर। मतलब आप हाइटेंड स्क्रूटिनी आने वाली है, और एक तरह से जहां पे भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वर्ल्ड वाइड, बी लार्जर सिक्योरिटी चेक्स। और जिस हिसाब से आपने बोला है कि स्पेस रिसोर्सेज को यूज किया, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विल रशिया यूज द एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। वी हैव टू सी दैट एज वेल। और आगे जाके आपको ये भी बता दूं कि थोड़े दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बोला था कि मैं आयरन डोम प्रोजेक्ट को मैं फंड करने वाला हूं, और उसके अंदर $175 बिलियन उन्होंने कमिट किया है डोनाल्ड ट्रंप में। तो क्या इसको भी जस्टिफाई करेंगे? तो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन। एक बहुत इंटरेस्टिंग और आदि भाई आई थिंक यू कैन आंसर। पुतिन ने कीव को कीव पे अटैक शुरू कर दिया है। कीव का बहुत बड़ा कल्चरल, इमोशनल एंड एंशियंट कनेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द एंटायर रशियन एरिया या यूएसएसआर एरिया। उसको शायद माँ बोलते हैं या माँ मानते हैं, कुछ ऐसी बात मैंने सुनी थी
जी, आदि भाई। ये मतलब उनका अब लास्ट उन्होंने शुरू कर दिया। आप म्यूट पे हैं आदि भाई। जी। नहीं, कीव जो है, इट इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ रशिया, मदर। इट इज द फ्रॉम कीव द रेवोल्यूशन बिगैन एंड तब रशिया का एक्सपेंशन हुआ। एंड कीव, देखिए फ्यूचर मुझे दिखता है यूक्रेन विल बिकम रशिया इवेंचुअली, क्योंकि अब रशिया छोड़ेगा नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों को पाकिस्तान की भूमि कभी छोड़नी नहीं चाहिए। वो ये जिन्होंने विभाजन किया भारत का, सब फॉरेन फॉरेन रिकग्निशन के लिए किया है। कुछ लोग होगा, कुछ होगा। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीव जो है, इट इज द सोर्स ऑफ रशियन कल्चर। जो भी आप आज जो रशियन ऑर्थोडॉक्स कल्चर है उसका, रशियन कल्चर अलग है। रशियन कल्चर इज शमन, रशिया के शमन, रशिया के, जिसको हम उत्तर कुरु से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो कीव जो है, वो जो मॉडर्न रशियन स्टेट का ओरिजिनल कल्चर है। और अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 में या बाकी समय में किस तरह रशियन फोर्सेस ने ट्रिमेंडस सेक्रीफाइस करके कीव की रक्षा की है, ट्रिमेंडस सेक्रीफाइस करके। इसीलिए गोर्बाचेव को स्टेट ऑनर्स नहीं दिए गए पूरी तरीके से, क्योंकि उसने रशिया का विभाजन कराया। रशिया का जो रेस्पॉन्स है, जो भी कल रात को रेस्पॉन्स किया, वो वाज वेरी शैलो रेस्पॉन्स। अब जो रेस्पॉन्स होने वाला है, ऐसी आपको रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन देखनी पड़ेगी। रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन इज द मोस्ट फियरसम मिलिट्री डॉक्ट्रिन इन द वर्ल्ड। वो अंधाधुंध बमबारी करते हैं विदाउट टेकिंग कंसिडरिंग एनीथिंग और एनीवन इन द मिडल। वो भारत के जैसा नहीं है, पूरी दुनिया को बता रहे हैं प्रिसीजन स्ट्राइक करनी थी। मैं तो चाहता था पूरा लाहौर उड़ा दो, नहीं तो कल का भी आतंकवादी वहां से आएगा ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज रशियंस डोंट हैव दोज मॉरल कंडीशंस ऑन देम। इसलिए सभी पश्चिमी देशों के लिए रशिया एक भयंकर खतरा है, बिकॉज दे हैव सीन व्हाट दे हैव डन इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो रशिया का जो इनिशियल रिएक्शंस था, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंकी गई, एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स है मोर इम्पैक्ट देन ए रेगुलर क्रूज मिसाइल और एनी अदर मिसाइल, क्योंकि ट्रेजेक्टरी इट फॉलोज इज ए वेरी हाई ट्रेजेक्टरी, स्पीड इज वेरी हाई। जो अब जो रिस्पॉन्स होने वाला है रशिया का, वो आई कैनॉट से ऑन द प्रिपरेशन ऑन द रशियन साइड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई कैन जस्ट से दे हैव एवरी सिंगल मीन्स। दे हैव MIRV warheads, they have artilleries which are very powerful, 214 millimeter artillery, rockets they have guns, they have troops on the ground, they have aircrafts, सब tools उनके पास सारे हैं। बट किससे मैक्सिमम इम्पैक्ट कर सकते हैं? स्पेंडिंग द लीस्ट मनी, दिस इज द फोकस। तो मुझे लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इज ए चीपर ऑप्शन अगर उनको वाइड स्प्रेड MIRV अटैक करना है। एंड व्हाट दे हैव शोन लास्ट टाइम, ओरेशनिक के वीडियोस काफी पॉपुलर हुए थे, एंड बिलीव मी दैट वाज जस्ट मिसाइल इज सुपरसोनिक, बट द वॉरहेड्स इज व्हाट द विजन्स केम आउट। अब जस्ट इमेजिन करिए सस्ती बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि यूक्रेन डजंट डिजर्व एन एक्सपेंसिव वन, वो संभाल के रखेंगे। सस्ती मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल विद MIRV warhead will result in a cheaper retaliatory action, or it will have the same characteristics of a widespread destruction, ऐसा मुझे लगता है। जी। उमेश जी, रशिया के ऊपर क्या हुआ है? इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है इस अटैक का? ये जो भी हुआ है, देखिए उनको अभी कितना लॉस हुआ है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि $2 बिलियन का जो असेसमेंट है वो यूक्रेन ने दिया है, और जिस हिसाब से 40 एयरक्राफ्ट दे हैव लॉस्ट, इट्स अ पर्ल हार्बर मोमेंट फॉर रशिया। अब एक्चुअली क्या है, नाउ इट हैज कम एज अ रेड लाइन। जैसे सत्संग जी ने बताया था कि रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, में इन्होंने एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आपने अटैक किया है, दैट इज कंसिडर्ड ए रेड लाइन। और आप जैसे बता रहे हैं कि MIRV यूज कर सकते हैं, दैट इज रियली पॉसिबल। जिस हिसाब से एक ही वॉरहेड यूज करके और उसके अंदर से, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट एज वेल। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 वीक यूरोप के लिए बहुत तकलीफ वाला काम होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पुतिन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, जिसमें whom he blames for the attack, whom he considers that they are the mastermind, that will determine the shape of the war right now.
बट अब लगता है कि अमेरिका वांट्स टू एस्केलेट द टेंशन बिटवीन यूरोप एंड रशिया। देखिए, आपको एक और एक चीज समझना पड़ेगा कि यूरो जो करेंसी है, वो धीरे-धीरे एक तरह से स्ट्रांग हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट। और मैंने हमेशा माना है कि एनीथिंग व्हिच अफेक्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ डॉलर, उसी समय आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड टेंशन्स एस्केलेट होते हैं। तो समथिंग इट इज देयर टू मेंटेन द सुप्रीमेसी, क्योंकि यूरोप इफ इट गेट्स एम्ब्रॉयड इन अ फुल स्केल वॉर, तो वहां पे वो उसका कोई डेवलपमेंट ऑप्शंस भी नहीं रहेगा। आपको ये भी मालूम है कि इमानुएल मैक्रॉन ने एक तरह से भारत की मदद मांगी है इन द इंडो पैसिफिक। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, फ्रांस इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका। और आपने ये भी देखा है कि फ्रांस के अंदर भी राइट्स चालू हो गए। तो एवरीथिंग हैज अ एक कनेक्शन है कि आयरन डोम, जो अमेरिकन आयरन डोम का 175 बिलियन डॉलर्स का जो थ्रेट इम्पैक्ट है, उसको जस्टिफाई हो जाएगा इससे। वन सेकेंड, डॉलर की सुप्रीमेसी पे अगर जो खतरा है, यूरोजोन जो कर दे रहा पॉसिबिलिटी था, उसको एक तरह से काउंटर करेगा। थर्ड, जो फ्रांस है, जो अपने आप को अमेरिका का ऑल्टरनेटिव पोजीशन कर रहा है, उसको भी एक झटका लगा है इससे। तो एक तरह से बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड थ्रू दिस। तभी शायद ट्रम्प ने कहा था कि यू आर प्लेइंग विद फायर, ही यूज्ड दैट टर्म कैटेगरिकली। नहीं, एंड अगर ये गायत्री जी इसको आप ऐसे देखिए कि इससे फ़ायदा किसको होगा? तो जब आप स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी किसी के हटा रहे हैं, तो आपको पुराने सारे वॉर्स देखने पड़ेंगे, इराक वॉर 1, इराक वॉर 2, ये सब देखने पड़ेंगे। तो आपको पता लगेगा सबसे पहले वो कैपेबिलिटी हटाने की कोशिश की गई है, हटाई नहीं है। 40 प्लेन्स इज़ मेबी रिज़र्व, आउटसाइड बाहर खड़े हुए हैं, कैन बी एनीथिंग। ये वेस्टर्न मीडिया का रिपोर्ट्स हैं, रियल रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, ओके? ये वेस्टर्न मीडिया का रिपोर्ट्स है जो कि वो एफपीवी के थ्रू कैप्चर कर रहा है, राइट? यू आर काउंटिंग फ्रॉम देयर। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स के ऊपर टायर्स रखे हुए हैं, ओके? तो वो बचाने के लिए रखे हैं कि ड्रोन आएगा तो टकरा के थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और या फिर मेंटेनेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उधर। दिस इज वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स। आप वो देखिए कि कैपेबिलिटी हटाया, नाउ दे वांट टू डू द सेकंड फेज इसके बाद। मतलब अमेरिका पूरी तरह टूट इसके अंदर आ चुका है इस समय, जैसे तो और पूरा आ चुका है अंदर। तीसरा, आप देखिए कि कहाँ तक ये प्लेन्स जा सकते हैं। लास्ट टाइम ये प्लेन्स आए थे यूएस के फ्लोरिडा तक, रिमेंबर? ये रिसेंटली हुआ था, इंटरनेशनल वाटर्स में आए थे ये। तो ये प्लेन्स की रेंज ऐसी है, ये कहीं भी उधर जा सकते हैं। और द सेकंड थिंग इज, जो न्यूक्लियर सबमरीन पे अटैक है, उससे किसको डर है? दैट न्यूक्लियर सबमरीन डिस्क्लोज नहीं की गई है कौन सी है। जो रशिया के जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल रहता है वो ईस्ट में रहता है, नॉर्थ में नहीं रहता। तो ये अटैक सबमरीन्स होंगी, अकुला, ओके, विच रशिया हैज। जो वो दिखाते हैं नंबर्स ऑन द विकिपीडिया एंड व्हाट इज एक्चुअली इन सर्विस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके? जैसे मैं सैन डिएगो में रहता हूँ, तो यहाँ पे 90 ऐसा बोलते हैं लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन्स खड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहाँ दिख जाएगी ना, हर जगह ऐसा तो नहीं है दिख जाएगी, बट जो बताते हैं विकिपीडिया पे वो रियलिटी कुछ और ही होती है। तो लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा यू विल सी, लेकिन प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज बेनिफिट किसको है? जैसे हम क्राइम पेट्रोल बोलते हैं ना, बेनिफिट किसको है? बेनिफिट किसको है? तो बेनिफिट इज टू द वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, उनकी वजह से हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट फेज, ओके? क्योंकि पूरे पश्चिमी देशों के लिए रशिया सबसे बड़ा कांटा है। रशिया, चाइना भी नहीं है, उसके बाद चाइना नहीं, उसके बाद इंडिया है। पहले रशिया फिर इंडिया, टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स। चीन तो कभी युद्ध किया ही नहीं ठीक से, उसका इतिहास ही नहीं है। मिंग डायनेस्टी पिटी, किंग डायनेस्टी पिटी, उसके पहले महाभारत युद्ध में कर देता था भारत को। तो उसका कोई इतिहास ही नहीं है लड़ने का। वियतनाम से पिट कर आ गए, 1962 में भी पिटने वाले थे, बेचारे बच गए उनके चाचा की वजह से। बट 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 उनका इतिहास ही नहीं है। तो ओनली टू मिलिट्री पावर्स वेस्ट इज स्केयर्ड ऑफ, वन इज इंडियन मैन पावर, इंडियन मिलिट्री, और दूसरा है रशिया। तो अगर रशिया जाएगा या कुछ होगा रशिया को, इंडिया विल बी अफेक्टेड।
राइट। तो इसमें उमेश जी, मैसेज क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प रशिया को? मैं यहाँ पे सीधे-सीधे ट्रम्प का नाम ला रही हूँ बिकॉज़ ही इज़ द प्रेसिडेंट, ही वाज़ अ पीस मेकर, पीस लविंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये पीस की तो इन्होंने पीस-पीस कर दी है, मैं ये बोलूँगी आज। जी। देखिए, अगर देखा जाए तो ट्रम्प हैज़ ऑलवेज़ बीन सपोर्टिंग रशिया और इस टाइप का अटैक अगर होता है, जैसे ट्वीट को मॉडिफाई भी किया गया कि जैसे ओवल ऑफिस में परमिशन ली गई थी, फिर सडनली बोला गया था कि परमिशन नहीं ली गई थी। तो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प इज़ नाउ स्केयर्ड ऑफ पुतिन। द साइलेंस ऑफ पुतिन इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि आपको मालूम है कि फरवरी 22 जो उन्होंने अटैक किया था यूक्रेन पे 3 साल पहले जब चालू किया था अटैक, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने इमीडिएटली किया फॉर द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स टू गेट ओवर और अब ये जो अटैक्स है, जिसमें रशिया के ऊपर किया हुआ है, व्हाट इज़ द रेड लाइन? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया के पास द लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड है। 6500 उनके पास प्रोजेक्टाइल्स या जो भी सिस्टम्स है, उनके पास है। एंड वी शुड नॉट अंडरएस्टिमेट द स्लाविक पीपल। तो जो रशियंस हैं, दे आर बैटल हार्डन्ड एंड वन मोर थिंग है कि ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी है पुतिन की आज भी। इवन ट्रम्प डज नॉट एन्जॉय द पॉपुलैरिटी इन अमेरिका दैट व्हाट पुतिन एन्जॉयज इन रशिया। और एक तरह से आदित्य जी ने बरोबर बोला है कि नेक्स्ट जो अटैक आएगा वो इंडिया के ऊपर आएगा। द वेस्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय रशिया, फिर बाद में इंडिया। और एक चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ इंडिया रिएक्ट्स। अभी मुझे लगता है कि जो रशिया ने अपने आप को ऑफर किया था इंडिया को S-500 सिस्टम्स और सुकोई 57, वो सब चीजें जो एनहांस जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो इंडिया और रशिया के बीच में पॉसिबिलिटी लग रहा है, वो शायद अब स्कटल हो चुका है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका वांट्स टू टैप द इंडियन डिफेंस मार्केट। दे आर ऑफरिंग F-35 प्लेन्स इवन टुडे और इंटर गवर्नमेंटल डील में ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें एक तरह से बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे इसके अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब पुतिन का रिस्पॉन्स क्या है, दैट इज़ द मेजर थिंग। ट्रम्प ने और यूरोप ने और ज़ेलेंस्की ने जो करना था वो कर दिया। हाउ विल पुतिन रिस्पॉन्ड? और उसके अंदर वो इस वॉर को एक्सपेंड करेंगे यूरोप तक या उसको रखेंगे ये रखेंगे यूक्रेन तक। दिस इज़ द मेजर थिंग। जी। आदि भाई, दिस वॉर इज़ नॉट जस्ट, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड दैट इज़ व्हाई द सीज़फायर आल्सो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। दे वांटेड अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। जो यहाँ का अदृश्य राज्य है यूएस का, ये चाहते थे कि जैसे रशिया यूक्रेन हुआ हुआ है, इज़राइल पैलेस्टीन हुआ हुआ है, इज़राइल गाज़ा हुआ हुआ है, वैसे ही कुछ भारत और पाकिस्तान चले। इनफैक्ट चाइना भी यही चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ में एक लंबे वॉर पे, बट आई वुड से हैट्स ऑफ, ये अंडरस्टैंडिंग थी मोदी गवर्नमेंट की कि वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर लाइक दीस टू पोल्स इन द वर्ल्ड, राइट? तो हमने अपने आप को एकदम सही टाइम पे विथड्रॉ करके सीज़ फायर किया। बहुत आई आई नो गुस्सा हमें बहुत आया था बिकॉज़ खत्म करने का मोमेंट था, बट हमें ये भी पता था कि जिस तरीके से पीछे से इनको टर्की और नेटो का सपोर्ट आना शुरू हो गया था, दे वांट अस इनटू अ, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट शिट होल, राइट? ये हम चाहते थे कि हम फँसे रहें। हमने सीज़ फायर करके अपने आप को सेव किया एक लंबी। अब मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज़ वो नहीं हुआ है एंड दे वांट द वॉर्स टू गो ऑन, इन्होंने वापस रशिया यूक्रेन को एक्टिवेट कर दिया है। हाउ ट्रू और फॉल्स? देखिए, एक यूरोपियन हेट्रेड या रोमन कैथोलिक हेट्रेड ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च इज वेल नोन, वेरी वेल नोन। ठीक है, बाइजेंटाइन एम्पायर के बाद ये शुरू हुआ। वो हेट्रेड कभी गई नहीं है, डिस्पाइट रशियंस बीइंग द ओरिजिनल वाइट्स कॉकेशियंस, वो फिर भी वो हेट्रेड है। मतलब रशियंस आर मोर ब्लू आइड देन वेस्ट, एंड वो भी फिर भी वो हेट्रेड गई नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक ओरिजिन है ऑन द पर्सनल लेवल, ग्रज। और वेस्टर्न यूरोप में इफ यू रियली सी द सोसाइटी, वो सोसाइटी में अपनापन है ही नहीं किसी के लिए भी नहीं है। ना बीवी से लेके बच्चे तक आप समझ लीजिए, किसी के लिए नहीं है।
ये दो क्वालिटीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि द पीपल हु डोंट लव देमसेल्व्स डोंट लव अदर्स टू। बड़ा इजी है। ये वेस्टर्न यूरोप की मानसिकता रही है फ्रॉम 1200 एडी, 1200 कॉमन एरा, ये उसकी मानसिकता रही है। अब मिलिट्री पार्लेंस पे आते हैं। मिलिट्री पार्लेंस में जर्मन्स को जो पिटाई रशियन सोल्जर्स ने की थी, डिस्पाइट रशियंस लूजिंग अप टू 25 मिलियन रशियंस एट दैट टाइम, that has not been forgotten by most of the Nazis, not forgotten। और वो युद्ध अमेरिका ने नहीं जीता था, वो रशिया ने जीता था, वो भी फैक्ट है, which American historians have admitted, okay, not only others people, American historians have admitted। in fact यहाँ की कांग्रेस वुमेन मार्जोरी टेलर ग्रीन, उसने एग्री किया, आज तक अमेरिका को युद्ध नहीं जीत पाया, रिपब्लिकन है वो। तो आपने ट्रम्प की बात करी, ट्रम्प के जो बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, यूक्रेन में, दैट सुपर एनुएट्स द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एज ए नेशन। ये भी दोनों को मालूम है अभी, है ना, कि वो उसके जो इंटरेस्ट है अलग है। यूक्रेन इज ए परफेक्ट पॉन। मैं सारे डिसजॉइंटेड पॉइंट्स बोल रहा हूँ बिकॉज आपका ऑडियंस काफी स्ट्रेटेजिक व्यूज देखता है, दे कैन पीस इट टुगेदर, ऑल दोस थिंग्स दे कैन पीस टुगेदर। यूक्रेन इज अ स्ट्रेटेजिक पॉन। यूक्रेन is used just like Pakistan used to trouble somebody else, okay, just like South Korea was created to trouble somebody else, not North Korea। was North Korea तो चाइना के साथ है। South Korea was used to trouble for Japan in World War II, okay। so ये strategic hotspots create किए गए हैं and one of them has been activated। जॉर्जिया भी एक्टिवेट होगा, बिलीव मी, जॉर्जिया भी एक्टिवेट होगा, एस्टोनिया भी एक्टिवेट होगा। ये पूरा लाइन है बिकॉज यूरोपियंस बोलते हैं पहले तुम मरो उसके बाद हम मरेंगे, मरेंगे दोनों, लेकिन बारी बारी से, पहले आप जाओ, ठीक है। जैसे हम होता है ना, कोई कमजोर खिलाड़ी होगा, कोई यू आर ए बैड टीम लीडर, पहले बोलेगा तू पिट के आओ पहले कबड्डी में, तो उसके बाद हम आएंगे बाद में। तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और इन सब के पीछे जो सबसे कमजोर है इस समय, जहां पे मैं रहता हूं, वो सबके बाद में आएगा। पहले तुम सब खप हो जाओ बिकॉज यू आर माई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन आई विल कम। बट इस इंसिडेंट में क्या हुआ है, इट्स ए कंबाइंड एफर्ट। और कंबाइंड एफर्ट में उनको ऐसा लगा कि रशिया इज एट द वीकेस्ट पॉइंट, और उन्होंने इसीलिए आप देखेंगे 2 दिन पहले 82 अमेरिकन सेनेटर्स proposed a 500% tariff on India and China for buying Russian oil, okay। इंडिया भी हंस दिया, चाइना भी हंस दिया। तब वो बोल रहे हैं कि पहले, इसलिए अब हम पहले रशिया को देखते हैं। इफ रशिया कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, सो रशियन मिलिट्री रेस्पॉन्स हैज टू बी डिसप्रोपोर्शनेट, हैज टू बी। वो क्या होगा वी डोंट नो। और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आर इन रशिया फाइटिंग, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आर ऑन द ग्राउंड, और to some extent Chinese forces are also on the ground in Russia, okay। चीन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका फाइटर्स हैं वो, उसके लिए इट्स अ रेयर प्रेज बाय द रशियन फेडरेशन फॉर देम, रेयर प्रेज। प्लस इनको लग रहा है कजाकिस्तान और ये सब, दीज आर वेरी गुड फाइटर्स, मैन, मतलब सोल्जर्स है, सोल्जर, वो लोग भी ऑन द ग्राउंड है। सो आई डोंट थिंक सो वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का कुछ होगा, क्योंकि यूरोप नेटो में दम नहीं है लड़ने का। क्योंकि दम होगा तो सबसे पहले, दीज आर ऑल 100-200 किलोमीटर्स की रेंज पे, एंड द काइंड ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विद रशिया हैज, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मैच देम राइट नाउ, सो दे कैन सस्टेन अ लॉन्ग वॉर। उसके चक्कर में सारे देश चले जाएंगे, और अगर नौबत उसके बाद कुछ आएगी तब अमेरिका की तरफ आएगी। अमेरिका इज नॉट फार, आपको ग्लोबल मैप मत देखिए आप, अमेरिका इज नॉट फार, ग्रीनलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, इज नॉट फार। इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे देखें, लाइक हाउ डू यू सी दिस कमिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारे ऊपर क्या असर होगा इस वॉर का? जी, इमीडिएट इम्पैक्ट तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑयल सप्लाईज है एक तरह से डिसरप्ट हो सकती है फॉर नॉट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। सेकेंड, जैसे हिसाब से आदित्य जी ने बताया है कि जो सैंक्शंस की बात लगाया जा रहा है, तो राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि इंडिया माइट बी फोर्स्ड टू चूज, either they have to be with Quad or they have to be with RICS। तो एक तरह से हम अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे कि we can be there as a member of Quad also and we can be a member of BRICS also।
तो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट द इंडियन रिजॉर्व एज वेल। और आपने देखा है कि कैसे फ्रांस ने हमें बोला है, और जिस हिसाब से अमेरिका भी हमें एक तरह से बुला है, और उसके ऊपर से काउंटर पुतिन सरगेई लावरोव ने रिक्स की बात की। तो एक तरह से अब भारत को चुनना पड़ेगा कि वो किसके साथ है। अब भारत की एक तरह से इसमें समझदारी रहेगी कि इसको कैसे नेविगेट करें। और अब इस ये जो क्रूशियल जंक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर जी की जो डिप्लोमेसी है वो काम आने वाली है, और वो कैसे उसको करते हैं, वी हैव टू सी दैट। जी, आदि भाई, भारत के लिए इसमें क्या गिव एंड टेक है? क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान? बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली, भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि ऐसे बता रहा हूँ, पॉजिटिव इसलिए है, पहली बात तो बड़ा अच्छा बात बोली उन्होंने, उमेश जी ने, कि भारत हैज़ क्लियर कट चॉइस। किसी को क्लियर कट चॉइस मिल जाए तो कितना ईज़ी हो जाता है ना। इफ यू हैव 10 जॉब्स, एक सिलेक्ट करनी हो, कितना ईज़ी हो जाता है। सो नाउ दैट इज़ वेरी क्लियर चॉइस दैट भारत हैज़ टू चूज़, और भारत विल गो विद रशिया। दूसरा दूसरा भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, मेरे हिसाब से, अब मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट ए सजेशन टू एनीवन, भारत को इस समय एशिया ब्लॉक के साथ स्टैंड होना चाहिए, फॉर व्हाटएवर रीज़न। उससे जो, देखिए इतिहास में यूरोप में और अमेरिका ने एशिया को डिवाइड करके सबसे चोरी की है। दिस इज द टाइम फॉर एशियन यूनिटी। अब्राहमिक अकॉर्ड्स वर्सेस धार्मिक अकॉर्ड्स, टोटल। और दिस इज द टाइम टू शो फ्रेंडशिप। और बिलीव मी, इजराइल आजकल इतना नाराज है फॉर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन अमेरिका। इजराइल विल जंप दैट बैंडवैगन। दे डोंट केयर अबाउट ईरान, क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ फोन कॉल अवे फॉर पुतिन। फोन कॉल अवे। वो बोलेगा कि भाई बंद कर दो, इजराइल अपना दोस्त है, बंद हो जाएगा। ओके, सो ये ईरान का न्यूक्लियर, नोबडी वांट्स ईरान टू हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है। जिस दिन इजराइल बोलेगा कि भाई ये लोग तो नालायक हैं, या आई एम विद यू, खत्म, थ्रेट खत्म। वो तो भारत भी ईरान को समझा देगा, बोलेगा आपकी सिक्योरिटी हम लोग देखेंगे। दूसरा इज़राइल ही भारत, नहीं, जापान भी रशिया की साइड स्विच कर रहा है धीरे-धीरे। अभी आपने देखा होगा, शिंजो अबे की वाइफ वहाँ थी, हाँ, रशिया में रिसेंटली। क्योंकि उसके पति को मरवाया ना इन लोगों ने। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नो, अभी सेकंड पॉइंट गायत्री जी, फॉर बेनिफिट टू भारत, बेनिफिट टू भारत विल बी कि टुडे भारत इज एक्सपोर्टिंग ऑयल विद रशिया, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। थर्ड थिंग इज tech transfer to Bharat, because Russia would naturally want Bharat to stand on its own to back him up. तो इससे वो भी बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। तो आई सी मल्टीपल बेनिफिट्स कमिंग टू भारत विद दिस इंसिडेंट। आदित्य जी, एक और एक चीज है, वी हैव, रशिया हैज लॉट ऑफ इंडियन रुपीस उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो क्या रशिया यहाँ पे इंडिया में एक प्रोडक्शन लाइन क्रिएट कर सकता है? जैसे उन्होंने सुकोई 57E की बात की थी, और उन्होंने S-500 मिलिट्री सिस्टम्स की बात की थी। दे माइट यूज दैट मनी टू एक्चुअली बिल्ड सिस्टम्स इन इंडिया। और आपको ये भी ध्यान होगा कि किस हिसाब से रशिया इज इन्वेस्टिंग इन इंडियन रेलवेज, और यहाँ पे जो कमर्शियल वेगन्स बनते हैं, दे आर अल्टीमेटली एक्सपोर्टेड बैक टू रशिया ओनली। So, can you see an high increased Russian investments in India's defense sector? और उसके हिसाब से को प्रोडक्शन, को लोकलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और एक्सपोर्ट, तो ये सब काम हो सकता है। इंडिया के डिफेंस कंपनीज को फायदा हो सकता है। जैसे आपको याद होगा कि हमने जिस हिसाब से सुकोई 30 को सुकोई 30 MK1 बना दिया था। नाउ इवन रशिया एक्नॉलेज इंडिया, जो बोलते हैं कि एवियन, जिस हिसाब से इंडिया ने उसको चेंज किया, जो जुगाड़ इंडिया ने लगाया, तो हमें ऐसे भी हमें ऑर्डर्स मिले हैं मलेशिया से, दैट वी टेक केयर ऑफ द MRO फैसिलिटीज। तो एक तरह से इंडिया शुड गो विद रशिया, आई एग्री विद यू। और एक तरह से इंडियन वेपन सिस्टम्स जो है मैक्सिमम रशिया से ही है, जो लेगेसी सिस्टम्स है। So I see a greater cooperation and collaboration with Russia in the defense tech, और the heightened production जो होने वाला है इंडिया में, वो एक तरह से आई थिंक वी शुड गो विद रशिया राइट नाउ। आपने जो एशियन यूनिटी की बात की है, वी शुड गो विद द एशियन यूनिटी। और वेस्ट को एक तरह से वी हैव टू, because what has happened is America has hyphenated India and Pakistan together. So this will be the best way to, we need to support the time tested
फ्रेंडशिप विद रशिया। और आपको ये भी याद है कि 1991 में जब रशियन इकोनॉमी टेलस्पिन पे थी, तब कैसे जो रूबल रूपी एग्रीमेंट जो हुआ था, तो उस समय उसको रीनेगोशिएट किया था हमने 35,000 करोड़ से 31,500 करोड़। उस समय अगर आप देखा जाए तो एज अ पावर इंडिया वाज नॉट इवन अ पावर, इट वाज हैविंग इट्स ओन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उस समय भी हमने रशिया को बेल आउट किया था इकोनॉमिकली। और अगर आप देखा जाए तो रूपी रूबल एग्रीमेंट जो था वो उस समय से चल रहा है 91 से। ग्रेट पॉइंट क्योंकि ऐसी एडवांटेज इंडिया एंड रशिया ऑल द वे इस समय तो मुझे वही दिख रहा है। बट वन थिंग इज गायत्री जी, हम्म, पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन हैपेंड थ्रू द ओशंस, पूरा का पूरा। एंड ऐसा नहीं कि रशिया उस समय कॉम्प्लिसिट नहीं था, रशिया भी कॉम्प्लिसिट था। अभी जो कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, फिर बाद में कॉलोनाइजेशन को लीगलाइज किया गया 1945 में, वर्ल्ड वॉर यूरोपियन वॉर 2 के बाद यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू, यूएन के थ्रू। अब जो चल रहा है वो कुछ और चल रहा है। अब वो चल रहा है इकोनॉमिक कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन क्रिप्टो करेंसी। उसके थ्रू वापस गोल्ड को लाया जाएगा। अभी जो क्या हो रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है क्रिप्टो, फिर गोल्ड लाया जाएगा। वी आर लुकिंग एट द थर्ड वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन यूजिंग सोशल मीडिया एंड एआई। ये कुछ और ही सिस्टम चल रहा है। इस पे ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने वाली है, कुछ प्लानिंग चल रही है उसकी। एंड देन ह्यूमन बीइंग्स विल बी रेलिगेटेड टू ए सेकेंडरी पोजीशन। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ऐसे ही काम चल रहा है। जैसे कॉलोनाइजेशन के समय में भी लोग टाई पहन के घूमते थे, अच्छे कपड़े के पहन के घूमते थे, लेकिन गुलाम थे किसी कंट्री के, यूरोप में। आज भी एआई के पीरियड में भी ऐसे ही होगा। कुछ नए नए लोग बना दिए जाएंगे, विल बिकम रोल मॉडल्स, एंड वहां पे हम लोग बोलेंगे वी आर एफिलिएटेड टू दिस, वी आर एफिलिएटेड टू दैट। ये दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये जो एआई बेस्ड कॉलोनाइजेशन है और ये जो सोशल मीडिया बेस्ड कॉलोनाइजेशन है, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू जस्ट बी लाइक ए मशीन। धर्म वर्म सब आप भूल जाना, मशीन बन जाएंगे। तो आई थिंक दिस होल थिंग इज, जो ड्रास्टिक चेंजेस आप देख रहे हैं, वेयर वेस्टर्न कंट्रीज आर गेटिंग पुअरर और दूसरी कंट्रीज आर कमिंग अप, ये जो इंसिडेंट है, इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी से कनेक्ट करना चाहिए। आई एम मे बी हमारे एक टॉक के बाद शायद ऐसा लोगों को पता लगे कि शायद ऐसा भी चल रहा है, इस नया डायरेक्शन में चल रहा है। बट पीपल शुड थिंक अबाउट दिस न्यू डायरेक्शन ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई से। जी। We were very hopeful of when Trump was elected. We were jubilant rather जब वो elect होकर आए थे। हम लोग नहीं बहुत सारे थे। लोग, हाँ, आप नहीं थे, मुझे याद है। आप, अंकित शाह, 2-3 लोग और थे जो नहीं थे। But we were very happy at that point of time. अब ऐसा लग रहा है कि Trump is yet another pawn of the अदृश्य राज्य। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जो इस चीज को नलिफाई कर रही हो, जो इस चीज को गलत साबित कर रही हो। जितना गायत्री जी इंडियन मीडिया ने उसको प्रमोट किया ना, उतना अमेरिकन से भी नहीं किया। अमेरिकन ने भी नहीं किया, एक्चुअली उतना अमेरिकन ने भी नहीं किया। वी वर शॉक्ड कि भाई तुम इधर का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आप क्यों खुश हो रहे हो उधर? उनको लग रहा है वोकिज्म हट जाएगा। लगा, उम्मीद थी ना, वो उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा थी, हम लोगों को भी थी। बट अब जाते जाते मैं ये चीज, अब मोदी, पुतिन एंड ट्रम्प, वेयर इज दिस ट्रायो रिलेशन गोइंग? जी, सुमित जी बोलेंगे फिर मैं बोलता हूँ। उमेश जी। उमेश जी। मेरे हिसाब से देयर विल बी अ ग्रेटर अलायंस बिटवीन मोदी, ट्रम्प। ट्रम्प का इक्वेशन मुझे नहीं लग रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी जी एंड पुतिन का एक तरह से एक्सेस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे आदित्य जी ने बताया था, इजराइल इज डेफिनेटली नॉट लाइकिंग अमेरिकन जो हिजेमनी है जो उन्होंने किया है, उनके प्लान्स जो बताए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि रशिया में भी जूस है, और एक तरह से जूस अक्रॉस द वर्ल्ड विल यूनाइट। और एक तरह से देखा जाएगा कि हाउ इज दिस इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप विल डेवलप। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डेवलप होगा, पर जिस हिसाब से आपने जो हिस्ट्री की बात बताई है, तो वी हैव टू सी, आई विल हैव टू फिगर इट आउट हाउ इट विल हैपन। बट माय टेक इज इट विल बी मोदी, पुतिन एंड बेंजामिन नेतन्याहू। मैं आपको कुछ और बताता हूँ गायत्री जी। इट विल बी मोदी, जयशंकर एंड राजनाथ। बिलीव मी, आप हंसेंगे सब लोग सुन के, क्योंकि बाय सितंबर यू विल सी इंडिया टेकिंग ए प्राइमरी पोजीशन। क्योंकि ये सभी लोग, मैंने आपको बताया कि अभी तो रशिया तो बस स्टार्ट है, सेकंड इज इंडिया, नॉट चाइना।
ठीक है? तो और वेस्टर्न जो एजेंसीज़ हैं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जयशंकर जी विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर दीज़ पीपल मोदी से भी ज़्यादा। मतलब मोदी जी बोलेंगे इनसे, जयशंकर जी आप बात करो, मेरे को मुँह नहीं लगाना है, इस तरह का बात होगा। बिकॉज़ आई फोरसी इन लोगों के पास आइडियोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है पीस करने की। फितरत में ही नहीं पीस करना तो कैसे पीस करोगे आप, है ना? तो भारत को शस्त्रों में डेफिनेटली आगे निकलना पड़ेगा और डिपेंडेंसी लोगों से कम करनी पड़ेगी। आई थिंक एएमसी का डिसीजन बहुत ही अच्छा है, बट आई फोरसी इंडिया इमर्जिंग एज ए पोल फिगर with all these states working as vassal states on the periphery। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरे, लेकिन अभी तक मैं गलत नहीं हुआ हूं, तो जगन्नाथ जी मेरी मदद करेंगे। नहीं, आई डोंट सी आपका एनालिसिस बहुत स्पॉट ऑन है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से बताया था, पहले भी बोला था कि जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है यहाँ पे देखना पड़ेगा। और एक तरह से भारत का जो राइज एज अ मिलिट्री पावर वो चालू हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से देयर विल बी एन इंक्रीज्ड रशियन इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ये मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है। और रशिया ने S-500 सिस्टम्स भी ऑफर किया है, सुकोई 57E का प्रोडक्शन लाइन भी ऑफर कर दिया। तो एंड दैट इज अ नेसेसिटी फॉर इंडिया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम्स इंडिया में डेवलप हो और रशिया को एक्सपोर्ट करा जाए। दिस राइट। दिस दिस माइट बी द पॉसिबिलिटी एज वेल। जी, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज हाउ आई विल कंक्लूड, अमेरिकन्स आर वेरी गुड एट बैकस्टैबिंग। जिसको दोस्त बनाते हैं सबसे पहले उसी का गला काटते हैं। ट्रम्प आने से पहले बोले थे कि मैं, पुतिन इज माय फ्रेंड, पुतिन इज दिस, पुतिन इज दैट, और पुतिन के साथ देख लीजिए क्या किया है इन्होंने। मतलब सीरियसली थिंग्स वर अबाउट टू गेटिंग कूलर एंड सॉफ्टर, और ये लग रहा था कि शायद 4-6 महीने में मैटर निपट जाएगा। 18 महीने से बैकग्राउंड में पीछे तैयारी चल रही थी, बिकॉज ऑल द ड्रोन्स दैट हैव बीन यूज्ड हैव यूज्ड द नाटो सैटेलाइट्स, राइट। ट्रम्प धोखा देने में, मैं बोलूंगी अमेरिका, ट्रम्प को इन डायरेक्टली क्यों बोलूं, पर ट्रम्प ने जो धोखा दिया पुतिन को, उसके बाद अगर वो मोदी को धोखा देने के लिए उतर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज दैट इज इन देयर ब्लड, दे आर ट्रेटर्स बाय ब्लड। देखिए, ट्रम्प के चेंज। बारे में, हम्म। ट्रम्प हमेशा लिप सर्विस कर रहे थे मोदी जी को। सी, अगर कोई मुझे बोलता है ना मेरा दोस्त मेरा दोस्त, मैं बोलूंगा ना जान ना पहचान, कैसे मेरा दोस्त, पूछूंगा ना मैं क्वेश्चन। सबसे पहले शक मेरा उसी पे जाइए। भारतीय मेंटालिटी है, सभी भारतीय ऐसी सोचते हैं, मैं भी ऐसी सोचता हूँ। क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं है, बोल रहा है मेरे माई लव, माई बेस्ट फ्रेंड, माई दिस, कहाँ मैं बिलीव करूंगा? तो वो मोदी जी को भी मालूम था। लेकिन देखिए क्या है डिफरेंस है, भारत भारतवर्ष के लिए लड़ता है, सनातन धर्म के लिए लड़ता है इनडायरेक्टली, सभी लोग। ये लोग अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए लड़ते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। ये तो इलीगल कॉलोनी है ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इलीगल कॉलोनी है, ये कोई देश तो नहीं है। किसी दूसरे की जमीन मार के उसमें हमने राष्ट्र बना दिया। तो इन लोगों की जो एलिजेंस होती है, वो होती है धन के ऊपर, और कुछ नहीं होता। ये धन के लिए ही आए थे और धन के लिए ही रह रहे हैं, और जमीन इनके लिए, जो इनको इलीगल जमीन मिल गई वो है। तो भारत से कंपेयर करना और किसी को बिल्कुल भी एक तरीके से सही नहीं बैठता। आंखों में यही खटकता है कि भारत, क्योंकि हिंदू देश है, नेटिव देश है, इंडिजिनस लोगों का देश है, मूल निवासी है, वो अभी तक खड़ा कैसे है? खड़ा रहेगा, ये सब ऐसा नहीं रुक जाएगा इनकी वजह से। बट आई एम जस्ट सेइंग, अब जो भारत ने जो किया सिंदूर, उसने पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर नहीं किया, उसने अमेरिका के ऊपर सिंदूर किया। समझे आप? सो जो अगला जो युद्ध होगा वो अमेरिका और भारत का ही युद्ध है, बाकी किसी का युद्ध नहीं है। असुर और सुर का युद्ध है, और किसी का युद्ध नहीं है। वो तो सारे असुर ही है ना, गौ खाने वाले, गाय खाने वाले लोग। तो हम लोगों को ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे में वज्रास्त्र भी हो, पशुपति अस्त्र भी हो, और ब्रह्मास्त्र भी हो। दिखाए तो सही हमारे पूर्वजों के बारे में कि जब शूरवीर जब निकलते हैं, तो वो होगा, होगा। वर्ल्ड वॉर 1 में झलक दिखाई थी हमने, वर्ल्ड वॉर 2 में झलक दिखाई थी। इसलिए कोई भारतीय सोल्जर से लड़ना नहीं चाहता, आप कभी भी नहीं देखेंगे। एक्सरसाइज करने आते हैं सीखने के लिए। मैं चाहता हूं एक दिन दोनों सामने सेनाएं बैठे, चाहता हूं।
तब हम बात करेंगे उसके बाद, है ना? जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। गायत्री जी, एक चीज है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क है, मैं चाहता हूँ ये जल्दी अचीव हो जाए, और बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। जय जय श्री श्री राम। राम। थैंक यू।